चलो। लेकिन नौका तट छोड़ चली, पता नहीं किस ओर चली। यह बीच नदी की धारा है, सूझता न कुल किनारा है। ले लील भले ही धार मुझे, लौटना न स्वीकार मुझे। नमस्कार, मैं रवि सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सृजन कॉम्पिटिटिव स्टडी सेंटर। 2026 में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा आयोजित होने वाले मैट्रिक की परीक्षा के लिए जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने मॉडल पेपर जारी किया है, उसका मैथमेटिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपने प्रथम प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर? अपरिमेय संख्या को पहचानना है तो इसके लिए कुछ रूल्स है। रूल्स क्या है? रूल्स ये है कि कोई भी नंबर जब रूट में लिखा हो और उसका एग्जैक्ट रूट फाइंड ना हो तो वो अपरिमेय होता है। जैसे 7 का एग्जैक्ट रूट फाइंड नहीं होगा तो अपरिमेय होगा, जैसे √3 अपरिमेय होगा। तो इस हिसाब से हम देखें तो रूट तो इसका भी फाइंड नहीं होगा, इसका भी फाइंड नहीं होगा, इसका भी फाइंड नहीं होगा। और क्वेश्चन पूछा है कौन अपरिमेय है, तो बेसिकली क्वेश्चन में एरर है। पूछा चाहिए था कौन परिमेय है। ये 441 का रूट 4 पर 1 का रूट 21 होगा। इसका मतलब क्वेश्चन में यहाँ क्वेश्चन क्या होना चाहिए? कौन परिमेय है, कौन रेशनल नंबर है। तो मेरी बात आप समझ में आ गई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांकों के लौसत तथा मौसम समान हो तो संख्याएं होंगी। एलसीएम और एचसीएफ तभी बराबर होता है जब दोनों क्या हो? बराबर। जब तक दोनों बराबर नहीं होंगे तब तक एलसीएम और एचसीएफ बराबर नहीं होगा। अब आते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न है कि 0.001 को फ्रैक्शन में चेंज करें तो क्या होगा। इसके लिए कुछ रूल्स हैं, रूल्स को समझ लेते हैं। क्वेश्चन के साथ साथ रूल को समझते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर डेसिमल के बाद इंटीजर रेकरिंग है, इसको फ्रैक्शन में चेंज करने का रूल क्या है कि 10001 अपॉन जितने डिजिट पे रेकरिंग है उतना 9, तो 1 2 3 4, इट मींस 1 अपॉन 4 टाइम्स 9। ये इसका आंसर हुआ। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। ठीक है। अगर ये ऐसे रहता कि 2.0001, इसको कैसे करते? तो 2 इंटीजर 1 अपॉन 4 टाइम्स 9। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप बताइए। तो सीधा सपाट ये बात है कि ऑड नंबर बताना। ऑड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं हो, 2 से विभाजित नहीं, उसी को ऑड नंबर कहते हैं। तो करेंगे क्या? m के जगह पे कोई भी पूर्णांक रखने पे विषम कब आएगा? अगर ये ऑप्शन लेते हैं तो m के जगह पे 1 लेंगे तो विषम हो जाएगा, लेकिन 2 लेंगे तो सम हो जाएगा। अगर ये लेते हैं तो m के जगह पे कोई भी पूर्णांक रखें तो ये हमेशा सम आएगा, क्योंकि इसका मल्टीपल 6 है। यहाँ आते हैं m की जगह पर अगर 8 रखेंगे तो 1, अगर m के प्लेस पे 1 रखते हैं तो 1 + 1 2 आएगा, ये तो सम आ गया। 2 रखेंगे तो 2 + 1 3, ये भी सम आ गया। तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी सही है, क्योंकि अगर m के प्लेस पे कोई आप पूर्णांक रख के देख लीजिए, 6m + 1 होगा, क्योंकि m के प्लेस पे अगर 1 रख रहे हैं तो 7 आएगा। 2 रखेंगे 6 2 12 1 13, ये भी ऑड आएगा। 3 रखेंगे 6 18 1 19, ये भी ऑड आएगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है ए, बी और सी का वैल्यू दिया हुआ है और आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इसका एलसीएम में दिया हुआ, एलसीएम में दिया हुआ, तो पी का वैल्यू पूछ रहा है। हम इसको ऐसे समझते हैं कि पी क्या होगा? एलसीएम एक ऐसा नंबर होता है जिसमें इससे भी डिवाइड हो जाए, इससे भी डिवाइड हो जाए और इससे भी डिवाइड हो जाए। तो 3 से तो डिवाइड होगा ही, 3 × 2 × 5 से। बी से डिवाइड होने के लिए 3 से डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन 7p है और 7/4 है यहाँ। इसका मतलब ये हुआ कि p का वैल्यू 4 है तभी ये डिवाइड होगा। अगर p का वैल्यू 1 भी होता तब भी डिवाइड होता, 2 होगा तब भी डिवाइड होगा, 3 होगा तब भी डिवाइड होगा, लेकिन 4 एग्जैक्ट आंसर होगा क्योंकि एलसीएम है। बाकी सब में तो 7/3 है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 4 आएगा। ऑप्शन नंबर डी आंसर हमारा 4 होगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 6 नंबर प्रश्न
और ये क्वेश्चन है कि क्यूब रूट 81 का परमेकारी गुणांक, रेशनलाइजिंग फैक्टर। परमेकारी गुणांक का मतलब ये हुआ इसमें किससे मल्टीप्लाई करे तो क्यूब रूट से हट जाए। तो इसका सीधा सपाट उपाय ये है कि 81 का फैक्टराइज करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 जा 20, 7 3 जा 81। किसी भी नंबर को इस क्यूब रूट से बाहर आने के लिए 3 टाइम्स होना जरूरी है। तो यहाँ तो 3 टाइम्स है और यहाँ 3 अकेले बच रहा है। तो अगर इसमें 2 टाइम्स 3 से मल्टीप्लाई कर ले तो ये भी 3 टाइम्स हो जाएगा, तो 3 बाहर आ जाएगा, मतलब 3 3 जा 9, यानी क्यूब रूट 9 से अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो ये यहाँ से रूट हट जाएगा। इट मीन्स ये ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर। तो मेरे हिसाब से आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अगर आप चाहते हैं और मैं बेहतर करूं तो कृपया करके मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। 6 नंबर प्रश्न है ये है कि 36x to the power 4, x to the power 5, y to the power 2 and 54x to the power 4, y to the power 3 तथा 90x to the power 6, y to the power 4 का मौसो बताना। HCF कैसे बताएंगे? तो HCF वो नंबर होता है, एक ऐसा छोटा नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिससे इन तीनों में डिवाइड हो जाए। एक ऐसा नंबर बताना है जिससे इसमें भी डिवाइड हो जाए, इसमें भी डिवाइड हो जाए, इसमें भी डिवाइड हो जाए। तो कौन ऐसा छोटा नंबर जिससे तीनों डिवाइड हो जाएगा? वो आपका है 18x to the power 4, y to the power 2। इससे भी डिवाइड हो जाएगा, इससे भी डिवाइड होगा, इससे भी डिवाइड होगा। आपको ये 90 क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ऑप्शन नंबर सी इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इससे डिवाइड नहीं होगा। 90 से 36 एग्जैक्ट डिवाइड होगा? नहीं होगा। 36 इसलिए नहीं हो सकता कि 36 से ये डिवाइड नहीं होगा। 90x to the power 6, y to the power 4 और 180 से कोई डिवाइड नहीं होगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट प्रश्न है आपका 1440 का वैल्यू दिया है 2 to the power q, 2 to the power p, 3 to the power q and 5 to the power r, और p plus q minus r का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। कैसे फाइंड करेंगे? फैक्टराइज कर लेंगे 1440 का, और फैक्टराइज करने के बाद 2 7 जा 40, 2 2 जा 4, 2 से 36 टाइम्स में, 2 से 18 टाइम्स में, 2 से 9 टाइम्स में, 3 से 30 टाइम्स में, 3 से 10, 5 2 जा 10 और 2 1 जा 2। तो 2 का वैल्यू आया, 2 कितने टाइम्स है? 1 2 3 4 5, 2 to the power 5 है, और 3 to the power 2 है, 5 to the power 1 है। तो p आपका 2 का पावर है, इसका मतलब ये p है, ये q है और ये r है। तो p प्लस q माइनस r फाइंड करना है। p का वैल्यू 5, q का वैल्यू 2 और r का वैल्यू 1। तो 5 2 7, 7 से 1 जाएगा 6, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है? अशांत होने का सीधा सपाट मतलब आप ये समझे कि जिस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर हर अगर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के फॉर्म का हो, के रूप का हो, तो उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। और ये पूछ रहा है अशांत, नॉन टर्मिनेटिंग। अशांत का मतलब ये कि डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड करें तो डेसिमल के बाद पूरा ना कटे, रिपीट करने लगे कहीं ना कहीं जाके, वो होता है अशांत। जैसे 4/5 ये शांत हो गया, 5 8 40 0.8 होगा। लेकिन वही होता है 5/3, क्योंकि डिनोमिनेटर देख रहे हैं 3 के फॉर्म में है, यहाँ 2 या 5 नहीं है, तो ये आपका अशांत हो जाएगा। तो इस हिसाब से देखें तो इन सभी का डिनोमिनेटर 2 to the power m इंटू 5 to the power n के फॉर्म का है, लेकिन इसका डिनोमिनेटर को फैक्टराइज कीजिएगा तो 2 to the power m इंटू 5 to the power n, मतलब सिर्फ 2 और 5 के फैक्टर में नहीं आएगा। मैं ये कहना चाह रहा था कि 462 का फैक्टराइज कीजिएगा, 2 to the 4 2 to the 6 2 under 2, अब 3 से 3 7 21, 3 7 21, 7 से 11 और 11 से 11। अब देखिए ना 3 और 7 और 11 आ गया, हमको चाहिए सिर्फ 2 और 5 उसको शांत होने के लिए, टर्मिनेटिंग होने के लिए, और ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न है कि यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो 9 to the power 2n माइनस 4 to the power 2n सदैव विभाज्य होगा।
किससे विभाज्य होगा? इसका सिंपल सा फंडा है, n के प्लेस पे 1 रख दीजिए और सॉल्व कीजिए, क्योंकि n क्या है? प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब जो 1 से प्रारंभ हो वो नेचुरल नंबर होता है। तो 2 to the power 1 माइनस 4 इंटू 2 to the power 1, तो ये 81 हुआ, माइनस 60 हुआ, 11 में 6 या 5 और ये बचा 7 में 1 या 6, मतलब 65 से डिविजिबल होगा। तो ऑप्शन देखिए 13 दिया है, 13 से डिवाइड होगा ही, 5 दिया है, 5 से डिवाइड होगा ही, और 5 + 13 दोनों से डिवाइड होगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न ये है, नेक्स्ट प्रश्न ये है कि 65 तथा 117 का मौसम 65n-117 है के रूप में है, तो n का मान ज्ञात कीजिए। तो 65 और 117 का HCF पहले फाइंड कर लेते हैं। कैसे फाइंड करेंगे? 65 और 117 का HCF 65 से 170 में डिवाइड करते हैं, 1 टाइम्स लगेगा 65, 7 में से 5 गया 2, 11 में 6 या 5, 52 से 65 में करेंगे 1 टाइम्स में 52, 3 बचा, ये 1 बचा, और 13 से 52 में डिवाइड करेंगे, 13 4 जा 52, इसका मतलब इसका HCF आएगा 13। अब HCF 13 आ गया तो n का वैल्यू कैसे फाइंड करें? तो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि दोनों का HCF इसके बराबर है, मतलब 65n माइनस 170 इक्वल टू देयर HCF, और उसका HCF कितना है? 13। ऐसे ही तो HCF फाइंड करते हैं। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व करने पे जो आएगा वो हमारा राइट आंसर होगा। तो 65n इक्वल टू 13 माइनस 170 जाके प्लस 170, दोनों को ऐड करेंगे तो 130, और ये 65 डिवाइड होगा तो 2 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर होगा। तो 11 का ऑप्शन नंबर 2 होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब आप इस क्वेश्चन में आते हैं 12 नंबर, कोई बात नहीं, क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, सॉरी 12 यहाँ कि 141 बट्टा 120 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने स्थानों के बाद शांत होगा? मतलब डिवाइड करने 120 से 141 में डिवाइड करेंगे तो डेसिमल के कितने पॉइंट्स के बाद जाके पूरा डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फैक्टराइज कीजिए। अगर 120 का अगर मैं आपको बताऊं उसको कैसे पता चलेगा? एक तो तरीका है कि 121 से 141 में डिवाइड कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा, और डेसिमल में कितने पॉइंट्स के बाद ये एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाएगा। तो हमको लगता है कि पॉइंट 3 के बाद डिविजिबल हो जाएगा। ऐसे फाइंड करते हैं 141 में 120 से 3 टाइम्स कैंसिल होगा, 3 4 12 और 3 4 12, 3 7 21, तो आया आपका 47/40, और 40 का फैक्टराइज करोगे 40 का तो 2 से 20 टाइम्स में, 2 से 10 टाइम्स में, 2 से 5 टाइम्स में, और 5 से 1, तो 3 टाइम 2 है। इसका रूल क्या कहता है कि डिनोमिनेटर को फैक्टराइज करने पे 2 और 5 में जो मैक्सिमम टाइम्स होगा उतने पॉइंट के बाद डेसिमल बैठेगा। तो 2 कितने टाइम्स हुआ है? 3 टाइम्स है, मतलब इसके 3 टाइम्स के बाद डेसिमल आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर कोई फ्रैक्शन दिया है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, और सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के बाद उसको सॉल्व करना है, फैक्टराइज करना है डिनोमिनेटर को। फैक्टराइज करने के बाद देखेंगे कि 2 और 5 में मैक्सिमम टाइम्स कौन आया, अधिकतम बार कौन आया। तो अधिकतम बार 2-3 बार आया है, यानी 3 पॉइंट्स के बाद, पॉइंट्स के 3 डिजिट के बाद डेसिमल बैठेगा। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, और 13 क्या कहता है आइए देखते हैं। बहुपद px और qx का HCF 6x - 9 है, तो px और qx हो सकते हैं। HCF मतलब क्या होता है? एक ऐसा नंबर जिससे कि दोनों नंबर डिवाइड हो जाए, 6x - 9 से ये भी डिवाइड हो जाए और 6x - 9 से ये भी डिवाइड हो जाए। तो ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि 6x - 9 से ये तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 3 कैसे डिवाइड होगा? तो ये आपका आंसर हो नहीं सकता। यहाँ आते हैं ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि 6x - 9 से ये डिवाइड नहीं होगा, ये तो डिवाइड हो सकता है, तो ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। 6x - 9 से ये डिवाइड होगा कि नहीं देखते हैं हम लोग। ये डिवाइड 6x - 9 से नहीं होगा, ये होगा और ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ प्लस है। ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, क्योंकि 6x - 9 से ये डिवाइड हो जाएगा और 6x - 9 से ये भी डिवाइड हो जाएगा। कैसे? 3 × 2x - 3 के होल स्क्वायर में 6x - 9 से डिवाइड करेंगे, ये 3 हुआ। अब इसको 2x - 3 × 2x - 3 लिख सकते हैं, और इसमें 3 कॉमन करेंगे तो 2x - 3, देखिए डिवाइड हो जा रहा है।
डिवाइड हो जाएगा। तो 6x माइनस 9 से ये भी डिवाइड हो जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा। HCF मतलब एक ऐसा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिससे जो नंबर का HCF फाइंड करे उसमें डिवाइड करने पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। तो मुझे लगता है आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 40 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए, बहुपद में वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए, ना कि नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर ये आपका बहुपद है, क्यों? क्योंकि यहाँ पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ भी पावर पॉजिटिव इंटीजर है, यहाँ भी पावर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो 1 है। ये होगा कि इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, लेकिन ये तो एग्जैक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ रूट y दिया हुआ है, y टू दी पावर 1/2, इसलिए ये आपका बहुपद नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इस हिसाब से आंसर हुआ। अगर ऑप्शन के तरीके से हम लोग बनाए तो ये ज्यादा करीब है बहुपद नहीं होने के, क्योंकि यहाँ वेरिएबल रूट में दिया हुआ है और जब भी वेरिएबल का पावर फ्रैक्शन में हो तो वो पॉलिनोमियल नहीं होता है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न। कह रहा है यदि बहुपद जो दिया हुआ 5y² - y + 25 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा बीटा इंटू 1/α + बीटा का वैल्यू फाइंड कीजिए। आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, सम ऑफ जीरोस होता है -b/a। ये a है, ये b है, ये c है, तो -b के प्लेस पे -1 और a के प्लेस पे 5, यानी अल्फा प्लस बीटा वैल्यू 1/5 हुआ। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a, तो c आपका 25 है, ये 5 है, 5 5 है 25, ये 5 हो गया। तो किसका वैल्यू पूछ रहा है, अल्फा बीटा इंटू 1/α बीटा। तो अल्फा बीटा का वैल्यू 5 है और 1/α बीटा का वैल्यू कितना हो गया, 1/1/5 है, यानी 5 इंटू 5 और इसी हिसाब से 25। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। तो मुझे लगता है मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है यदि बहुपद px का एक शून्यक 5 हो तो निम्नलिखित में कौन px का एक गुणनखंड है। तो सीधा सा पाठ है कि एक शून्यक अगर 5 है, अगर एक शून्यक 5 है तो यानी x = 5 है, तो +5 इधर आएगा तो क्या होगा, -5, तो x - 5 उसका फैक्टर होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो 16 का ए हुआ। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 17 नंबर प्रश्न 17 कहता है कि यदि द्विघात बहुपद 2x² + 7x + p के शून्यक अल्फा बीटा हो कि α² + β² प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू 21/4 हो तो p का वैल्यू फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं, आइए यहां मैं आपको समझाता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि α² + β² प्लस अल्फा बीटा का वैल्यू 21/4 है। तो α² का वैल्यू क्या है, α² + β² कैसे फाइंड करेंगे। इसका फंडा ये है बाबू कि इसमें 2 समझ, एक बार α² + β² प्लस 2α बीटा माइनस अल्फा बीटा कर देते हैं। इससे प्रॉफिट क्या हुआ, ये आपका जो है ये आपका हो गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अब माइनस अल्फा बीटा इसका जो 21/4। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या होगा, -b/a -7/2, और अल्फा बीटा वैल्यू क्या होगा, c/a। तो c आपका p है, p/2 = 21/4। अब सिंप्लीफाई करेंगे, कैंसिल हो जाए, सॉल्व हो जाएगा। ये एलसीएम 2 लेंगे तो -7 - p = 21/4, 2 2 जा 4, -p को उधर भेजिए, 21 को इधर भेजिए, तो p = 21 - 7। तो इस हिसाब से आपका आंसर कितना आया, 14 आंसर आया। ऑप्शन नंबर सी 17 का ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न ये है कि x - 2 इंटू x + 2 और उसके बाद x³ - 1 x + 1 का घात क्या है, पावर। पूरे पोलिनोमियल में वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है उसी को पोलिनोमियल का पावर कहते हैं। तो इसको ब्रेक करेंगे x - 2 इंटू x + 2 तो ये आ जाएगा x² - 4 a - b a + b a² - b²। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ से x में करेंगे x⁴। अभी और भी करेंगे लेकिन मैक्सिमम पावर 4 दिख रहा है, उससे बड़ा पावर नहीं दिख रहा है। तो इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर ए होगा।
हमको पूरा मल्टीप्लाई नहीं करना, हमको देखना है कि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या आ रहा है। तो मैक्सिमम पावर 4 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि बहुपद ay² प्लस by प्लस c का आलेख होगा। आलेख ये बेसिकली 10th क्लास में है, नहीं पढ़ना है, 11 में पढ़ना है। इसका आंसर होगा पाराबोला, परवलय। क्वाड्रेटिक का हमेशा ग्राफ परवलय होता है, पाराबोला का फॉर्म में आता है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी द्विघात बहुपद Rx बराबर x² प्लस bx प्लस c के शून्यक 6 और -2 हो तो b तथा c का मान ज्ञात कीजिए। शून्यक इट मींस अल्फा का वैल्यू 6 दिया और बीटा का वैल्यू -2 दिया है। शून्यक है, शून्य न कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल है, शून्यक है। तो अल्फा वैल्यू 6 दिया और बीटा वैल्यू -2 दिया है। तो आपसे पूछ क्या रहा है? b तथा c का वैल्यू। तो आराम से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू -b/a होता है। तो अल्फा 6 है, बीटा -2 है और b के -b है और a के प्लेस पे आपका 1 है, यानी -b=4 तो b -4। तो b का वैल्यू -4 आ गया। अब c का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? अल्फा इंटू बीटा c/a। ठीक है, तो अल्फा 6 है, बीटा -2 है और c के प्लेस पे c है और a के प्लेस पे 1 है। तो c -12। तो c का वैल्यू -12 और d का वैल्यू -4। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए फिट बैठ रहा है। तो मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न ये कह रहा है कि 3x + y = 3x - y = √27। ये सिंपल सा क्वेश्चन ये है बाबू कि 3x + y = 3x - y और 27 क्या है? 27 को कैसे फाइंड करेंगे? 3 का पावर 3 है 27 और टोटल का पावर क्या है? 1/2 है। रूट मतलब 1/2। तो बेस सेम है तो पावर सेम होगा। तो x + y का वैल्यू 3/2 आया और x - y का वैल्यू भी 3/2 आया, क्योंकि आधार जब समान होता है तो पावर भी समान होता है। इस हिसाब से ये दोनों को ऐड करेंगे, y कैंसिल, 2x = 6/2 और 2 से इसको 3 टाइम्स में कैंसिल कीजिए, यानी x का वैल्यू 3/2। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि रेखा 5x + ky = 8 तथा 15x + 6y = 40 समानांतर है, पैरेलल है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि दो रेखाएं जब समानांतर होती है कब? जब a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। आपने 3 पॉइंट्स पढ़े होंगे। पहला होता था a1/a2 ≠ b1/b2 हो तो रेखाएं क्या होती है? प्रतिच्छेदी होती है। दूसरा a1/a2 = b1/b2 और नॉट इक्वल टू c1/c2 हो, इस हिसाब से क्या होगा? ये रेखाएं समानांतर होंगी, मतलब कोई हल नहीं होगा। और तीसरा होता है तीनों इक्वल हो, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2, तो ये समपाती होगी, अनेक हल होगा, कॉन्साइड होगा। तो समानांतर क्या है? तो समानांतर में कह रहा है कि a1/a2 और b1/b2 इक्वल होना चाहिए। तो a1 का वैल्यू 5, a2 का वैल्यू 50, b1 का वैल्यू k है, b2 का वैल्यू 6, 5 3 या 15 और c1 का वैल्यू 8 और c2 का वैल्यू 40। तो इससे तो कोई मतलब है नहीं, ये नॉट इक्वल टू होना चाहिए। नॉट इक्वल टू तो पूछा k का मान होगा। तो 3 2 6 हुआ आपका, तो 1/2 = k हुआ, सॉरी इधर 1 बचा और k/2 बचा और 2 जाकर मल्टीप्लाई होगा, k का वैल्यू 2 आएगा। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए होगा। तो हमारा 22 का राइट आंसर होगा ए। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है कि समीकरण युग्म में दिया हुआ है और आपको बताना है कि इसका क्या हल होगा। अभी मैं समझा रहा था, इतने हल होंगे। इसको पता करने के लिए फंडा वही a1/a2 के हिसाब से समझिए। a1/a2 का वैल्यू आपका है 6/18, इसका मतलब 1/3। b1/b2 का वैल्यू समझिए -9/27, ये भी 1/3 और c1/c2 का वैल्यू समझिए 6/15, 6
3 2 6 3 5 15 2/5। तो A1 by A2 और B1 by B2 इक्वल है, लेकिन C1 by C2 इक्वल नहीं है। इस हिसाब से इसका कोई हल नहीं होगा, तो कोई हल नहीं होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी समानांतर होगा। जब A1 by A2 इक्वल टू B1 by B2 नॉट इक्वल टू C1 by C2 हो तो कोई हल नहीं होता है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 24। और प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि रैखिक समीकरण y बराबर x का आलेख निम्नलिखित में से किस बिंदु से गुजरता है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रश्न है। ये क्या कहता है कि समीकरण y इक्वल टू x है, y इक्वल टू x का आलेख आगे आगे पीछे आ गया, y इक्वल टू x, तो सीधा सपाट है कि x। क्वेश्चन पीछे आ गया, 23 यही है, 24 कर रहे थे। कोई बात नहीं, ये गलती होगी, बोल दो, सामने ही बोल दो। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन बताया, 23 पे आ गए थे। तो 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा पॉइंट होगा जो इस लाइन पे लाई करेगा, इस पॉइंट पे y इक्वल टू x पे। तो सीधा सपाट है कि इसका अगर वैल्यू चार्ट बनाए हम, तो अगर x पॉजिटिव होगा तो y भी पॉजिटिव, x का वैल्यू पॉजिटिव रखेंगे तो y वैल्यू पॉजिटिव आएगा, जो वैल्यू रखेंगे 1 रखेंगे तो 1 आएगा, -1 रखेंगे तो -1 आएगा। तो इस हिसाब से सेम आएगा कहने का मतलब। तो सेम ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है। मुजबानी हम बता सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, क्वेश्चन नंबर 25। ये एपी का सवाल है। एपी का क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि समांतर श्रेणी का nवां पद an दिया हुआ है 3n + 8, तो इसका सारवंतर पूछ रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है, मतलब डी पूछ रहा है। इसको कैसे बनाते हैं बाबू? तो n के प्लेस पे 1 रखेंगे, तो 3 × 1 + 8 यानी 11, यानी पहला टर्म 11 हुआ। n के प्लेस पे 2 रखेंगे, तो 3 × 2 + 8 यानी सेकेंड टर्म 14 हुआ। और हमको क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस। सेकेंड टर्म में फर्स्ट टर्म सब्सट्रैक्ट करेंगे, 14 में से जाया जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 आंसर आएगा। तो मुझे लगता है आपको बात समझ में आ रही होगी। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 26 कह रहा है कि समांतर श्रेणी दिया हुआ है कि कौन सा पद 0 होगा। कौन सा पद 0 होगा, कैसे फाइंड करेंगे? इसका फंडा ये है कि ए आपका 81 है और डी आपका कितना है? -9 है। जो सेकेंड टर्म में से पहले टर्म को सब्सट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो हमारा कॉमन डिफरेंस निकलता है। तो ए आपका 81 है और डी आपका -9 है। कौन सा पद 0 होगा? मान लेते हैं an 0 होगा, वैल्यू पुट कर लेते हैं, a + n - 1 × d = 0, और इसको सॉल्व करने पे जो n का वैल्यू होगा वही हमारा राइट आंसर होगा। a 81 है, n पता नहीं है और d आपका -9 है, = 0। तो n - 1 = -81 upon -9, -9 कैंसिल, 9 टाइम्स 81, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10। इस हिसाब से राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एपी का 17वां पद 11वें पद से 36 अधिक है तो सारवंतर मान ज्ञात कीजिए। आसान सवाल है। 17वां पद, इसको एक इक्वेशन के फॉर्म में अरेंज करते हैं, तब सॉल्व करते हैं। तो 17वां पद 11वें पद से 36 अधिक है, ये 36 अधिक है, इधर 36 जोड़ते हैं। अब सॉल्व करते हैं, डी निकालना है। ए 17 का a + 16 डी हो गया और a 11 का a + 10 डी हो गया, अब +36, a कैंसिल और 10 डी जाकर माइनस होगा, तो 6d = 36, तो d = 36/6, यानी राइट आंसर हो गया हमारा 6। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी होगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर, ये कह रहा है एक ऑड नंबर का दिया, एपी में सजाया हुआ 1 3 5 डॉट डॉट। क्या पूछा? इसका सम पूछ रहा है। इसका सम हम कैसे निकालेंगे? एपी का क्वेश्चन है, आप एपी के तरीके से बना सकते हैं। सम निकालने के लिए फॉर्मूला Sn = n/2 2a + n - 1 × d होता है। तो n के प्लेस पे n/2, a के प्लेस पे 1, n के प्लेस पे n और d के प्लेस पे 3 में से 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे 2, यानी कॉमन डिफरेंस 2 होगा। सॉल्व कीजिए, n/2 ये 2 हुआ, 2n - 2, 2 कैंसिल और ये 2 से ये कैंसिल, यानी इसका आंसर होगा n²। और इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए। वैसे n विषम प्राकृत संख्या का योगफल होता है n²।
लेकिन हम एपी की तरीके से हम आपको मैंने समझा दिया। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ 29 नंबर। ये क्या कह रहा है कि यदि x 9 y 25 समांतर श्रेणी में हो तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। कैसे फाइंड करेंगे? आसान सवाल है। दूसरा पद आपको 9 दिया है यानी a + d = 9। चौथा पद 25 दिया है a4 = 25 यानी a + 3d = 25। ये इक्वेशन 2 हुआ। 1 में से 2 चाहे 2 में से 1 माइनस कर लीजिए तो a + 3d में = 25 और a + d = 9 को माइनस करेंगे तो a कैंसिल, ये 2d हुआ और 25 में से 9 जाएगा 16 हुआ। यहाँ d का वैल्यू कितना हुआ 8 और जब d का वैल्यू 8 आया तो x और y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इसमें d का वैल्यू 8 रख दीजिए, सॉरी तो 8 रखिएगा तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब b पता है a पता है आपको, a x का वैल्यू a ही आपका x है, a क्या है फर्स्ट टर्म है और फर्स्ट टर्म x है, इस हिसाब से x का वैल्यू 1 आएगा। y क्या है, y आपका तीसरा टर्म है a3 है, a3 का a + 2d तो a1 फाइंड किए हैं और 2 और d का वैल्यू कितना है 8 है तो 8 2 16 1 17 तो यानी y 17 है और x 1 है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। आप समझ पा रहे होंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है। अब ये क्या पूछ रहा है? ये पूछ रहा है बाबू कि यदि समांतर श्रेणी n पदों का योग Sn है तो nवां पद क्या होगा? nवां पद कैसे निकालेंगे? सीधा सपाट ये है कि प्रत्येक पद में से उसके पीछे वाले पद को घटा लेते हैं तो वो वाला पद निकल जाता है। एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे 3 5 7 है, तीसरा पद 7 है, चौथा पद 9 है, तो हमको 3 पदों का योग कितना है 7 5 12 3 15 यानी S3 का वैल्यू 15 है और S2 का वैल्यू निकालिए 5 3 8 है। देखिए तो 15 में 60 घटाएंगे कितना आएगा 7, तो तीसरा पद 7 है कि नहीं? तो nवां पद निकालना है तो Sn में से उसके ठीक पीछे वाले पदों का योग घटा लेंगे। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है 31 नंबर कि समांतर श्रेणी √7 √28 √63 का अगला पद चौथा पद निकालना है। तो किसी भी एपी में कोई भी पद निकालने के लिए हमको ए और डी की आवश्यकता है और यहाँ ए और डी तो आप आराम से ढूंढ लेंगे। ए आपका √7 है और डी आपका कितना है √28 माइनस √7। √28 को आप 2√7 कह सकते हैं और माइनस √7 तो आपका आ गया √7। तो ए भी √7 डी भी √7 आपको निकालना है पहला दूसरा तीसरा चौथा टर्म फाइंड करना है A4। तो A4 = A + 3D। ए आपका √7 3 और डी भी √7 इसका मतलब 4√7। अब इसको रूट अंडर डाल दीजिए यानी 16 × 7 16 × 7 112। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी √112 होगा। मुझे पक्का यकीन है कि आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे और मैं कोशिश कर रहा हूं थोड़ा सा और उसको डिस्क्राइब करूं और एक्सप्लेन करके मैं आपको बताऊं। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 32 नंबर √6 + √6 + ... का मान ज्ञात कीजिए। इसको कैसे फाइंड करेंगे? थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव टाइप का सवाल है, एग्जाम ओरिएंटेड, एक दो बार शायद पूछा है। आते हैं इसको हम बनाते हैं लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में इसको बनाना पड़ता है। देखिए मैं आपको बता रहा हूं कैसे इसको बनाते हैं। x बेसिकली इसका आंसर होगा 3। मैं इसका ट्रिक बता देता हूं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी आप बना सकते हैं। जब भी सेम नंबर हो √6 + √6 + √6 ... हो तो 6 अगर इसका कंस्टिट्यूटिव फैक्टराइजेशन है, जैसे 6 का कंस्टिट्यूटिव फैक्टराइजेशन 3 × 2 हो गया। जैसे अगर यहाँ 12 होता तो 12 का होता है 4 × 3। कंस्टिट्यूटिव फैक्टराइजेशन होना चाहिए, क्रमागत गुणनखंड होना चाहिए, तो उस हिसाब से जो बड़ा वाला होता है वो इसका आंसर हो जाता है। अगर यहाँ 12 रहता इसका आंसर 4 हो जाता है। अगर बीच में प्लस है तो अगर वही ऐसे रहता -√6 -√6 तो इसका आंसर होता है 2। जब माइनस हो तो छोटा वाला और प्लस हो तो बड़ा वाला। इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है 33 नंबर कि x² + px + 12 = 0 का एक मूल 2 है तो समीकरण इतना
का मूल समान हो तो Q का मान ज्ञात कीजिए। अंग्रेजी पढ़ते हैं, Q इज रूट ऑफ द इक्वेशन इतना एंड द इक्वेशन इतना, दोनों का रूट 2 है। तो क्या करना है हमको, Q का वैल्यू फाइंड करना है। कोई बात नहीं, इसमें x के प्लेस पे 2 रखेंगे तो P फाइंड होगा, और जब P फाइंड हो जाएगा दोनों का वैल्यू इसमें रखेंगे तो Q फाइंड होगा। आपका इक्वेशन दिया है x स्क्वायर प्लस px प्लस 12 इक्वल टू 0 और 2 इसका रूट है। रूट वो वैल्यू होता है जिसको इक्वेशन में रखने पे वो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाए, वही उसी को हम रूट्स कहते हैं, रूट कहते हैं। तो x का वैल्यू 2 रखिए यहाँ। क्वेश्चन क्या है कि रूट है, हम तो कह नहीं रहे। 2 का स्क्वायर प्लस p इंटू 2 प्लस 12 इक्वल टू 0। सॉल्व कीजिए, 12 4 16 तो p का वैल्यू -16/2 यानी -8 आया। अब फिर इस इक्वेशन में क्या करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 में x का वैल्यू और p का वैल्यू पुट करते हैं। x तो 2 था और p आपका -8 है इंटू 2 अब प्लस q इक्वल टू 0। अभी आपका है 4, ये है -16 प्लस q इक्वल टू 0, तो ये -12 हुआ और q का वैल्यू कितना आएगा 12, जबकि ऑप्शन 12 दे नहीं रहा है। फिर इसको हम एक बार और देख लेते हैं। 2 स्क्वायर प्लस 2p प्लस 12, तो यहां से 12 4 16 हुआ, 16 जाके -16 और 2 जाके डिवाइड होगा -8। अब कर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू है, तो फिर एक्स के प्लेस पे 2 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ और 16 में से 4 जाएगा तो आएगा आपका -12 और -12 जाएगा तो +12 होगा। इस हिसाब से इसका ऑप्शन नहीं दिया है, क्वेश्चन में एरर है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन ये कह रहा है यदि समीकरण x² - x = k × 4x - 1 के मूलों का योग 0 है तो k का मान ज्ञात कीजिए। मूलों का योग 0 है मतलब रूट्स जो इसका डिस्क्रिमिनांट है, मूलों का योग 0 है, सॉरी। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अरेंज करते हैं। x² - x = k × 4x - 1, इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए तब तो हम अरेंज कर पाएंगे। तो x² - x = 4kx - k, ये आपका रहा की। अरेंज करते हैं, x² ये इधर आएगा -x - 4kx + k = 0। x² इसमें x कॉमन लेते हैं माइनस, तो 1 + 4k × x + k = 0। क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ द रूट्स इक्वल टू 0, मूलों का योग 0 है, सम ऑफ द रूट्स ऑफ एडिशन इज 0। तो अल्फा प्लस बीटा वैल्यू होता है -b/a, तो b के प्लेस पे ये है तो माइनस प्लस हो जाएगा। और 1 + 4k/1 = 0, इट मींस 1 + 4k = 0, इट मींस k = -1/4। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 35, इसका विवेचक निकालना है। विवेचक मतलब डिस्क्रिमिनांट, डिस्क्रिमिनांट थोड़ा जूम कीजिए। डिस्क्रिमिनांट कैसे निकालते हैं, तो डिस्क्रिमिनांट का फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac। तो b के प्लेस में दैट इज a, दैट इज b और दैट इज c, ठीक है। तो b के प्लेस पे आपका 10 है, 4a के प्लेस पे आपका 5√5 है और c के प्लेस पे आपका √5 है। सिंपलीफाई कर लेंगे, 10 का स्क्वायर 100 हो गया और ये हुआ 4 × 5 = 20 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो 100 - 100, इसका मतलब राइट आंसर 0 हुआ और ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 36, यदि समीकरण इतना के मूल sin थीटा तथा cos थीटा हो तो b² का मान ज्ञात कीजिए। अब b² का मान कैसे हम लोग फाइंड करेंगे, अगर इसके मूल x का वैल्यू sin थीटा और cos थीटा दिया, तो sin थीटा और cos थीटा दिया हो। नेक्स्ट प्रश्न 37 की तरफ आते हैं। यदि समीकरण 3 × x + 2 का होल स्क्वायर - 6 और 0 के मूल अल्फा का बीटा हो तो 1/α + 1/बीटा वैल्यू फाइंड करना। इसको सॉल्व करने के लिए सिंपल सा फंडा है। सिंपल सा फंडा क्या है
कि 3 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 6 इक्वल टू 0। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ब्रेक करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6 इक्वल टू 0। तो सिंप्लीफाई कर लिए, 3 कॉमन करके 0 कॉमन करके तो भेज देते हैं। तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 2। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0। कैसे? इन दोनों में 3 कॉमन करके इक्वल को साइड भेज दिए। तो यहाँ तो 3 गया और 3 2 6 2 बचा। अब क्या पूछ रहा है? 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा वैल्यू पूछ रहा है। तो अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं। तो 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, इसका एलसीएम लेंगे अल्फा बीटा, और यहाँ आया बीटा प्लस अल्फा। ऊपर आया मूलों का योग और नीचे आया मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योग होता है माइनस बी बाई ए, मतलब -4 बाई 1। अब मूलों गुणनफल होता है सी बाई ए, 2 बाई 1। इस हिसाब से 2 2 जा 4, आपका आंसर आएगा -2। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है साइन अल्फा का वैल्यू 1/2 दिया है और कॉस बीटा का वैल्यू भी 1/2 दिया है। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू फाइंड करना है। साइन अल्फा का वैल्यू 1/2 है, इसका मतलब अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री है, और कॉस बीटा का वैल्यू 1/2 है, इसका मतलब बीटा का वैल्यू 60 डिग्री है। क्योंकि साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है और कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। तो अल्फा प्लस बीटा वैल्यू पूछ रहा है, तो 30 प्लस 60 कितना होगा? 90। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न 39 नंबर क्वेश्चन की तरफ। ये कह रहा है कोसेक स्क्वायर 77 माइनस tan स्क्वायर 30 इक्वल टू 1। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये सिंपल सा फंडा है। कोसेक को हम लोग चेंज कर देंगे सेक में। कैसे? कोसेक को हम लोग चेंज कर रहे हैं सेक में। मैं यहां आपको बता रहा हूं। कोसेक स्क्वायर 77 माइनस tan स्क्वायर 30 प्लस 1। तो कोसेक स्क्वायर 77 को हम लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर 90 माइनस 77 माइनस tan स्क्वायर 30 प्लस 1। तो कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा, सॉरी 90 माइनस 13 होना चाहिए, तभी तो आपका 77 आएगा। तो कोसेक 90 माइनस थीटा इज इनटू सेक थीटा। तो सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 30 प्लस 1। तो सेक स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 13 का वैल्यू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। अब पहले से 1 है, 1 1 2। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ 40 नंबर। ये ए और बी दोनों का वैल्यू 45 दिया है। तो साइन ए प्लस साइन बी का वैल्यू पूछ रहा है। तो साइन 45 प्लस cos साइन 45 प्लस साइन 45, साइन 45 का वैल्यू 1/√2, इसका भी 1/√2। तो 1/√2 और 1/√2 को जोड़ेंगे तो 2/√2 आएगा, 2/√2 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो √2 आएगा। ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और इसका वैल्यू भी 1/√2, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2/√2 नहीं आया, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो √2 आया है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अब आते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। 41 नंबर क्वेश्चन है कोसेक 50 डिग्री। तो कोसेक को चेंज करते हैं किसमें? सेक में। तो सेक में चेंज करें तो सेक कितना आएगा? 40 आएगा, सॉरी सेक 40 डिग्री आएगा। ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर होगा। 90 वाले फॉर्मूलास लगाएंगे। कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, इस हिसाब से सेक 40 आंसर आएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन दे रहा है कि यदि 4a/3 इक्वल टू 20 डिग्री तो सेक स्क्वायर माइनस 3a का वैल्यू फाइंड करना है। 4a/3 इक्वल टू 20, तो a इक्वल टू 20 इंटू 3/4, 4 5 20, दैट इज 5 3 15 डिग्री। a का वैल्यू 15 डिग्री आया। हमको क्या फाइंड करना है? हमको फाइंड करना है सेक स्क्वायर 3a। सेक स्क्वायर 3a कैसे फाइंड करेंगे? तो सेक स्क्वायर 3 और a का वैल्यू 15 है, तो सेक स्क्वायर 15 3 जा 45 डिग्री, और सेक 45 का वैल्यू क्या होता है? cos 45 को उल्टा, तो cos 45 को 1/√2, इसका √2 हुआ, और √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी फिट बैठ रहा है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब आते हैं अगले प्रश्न
43 नंबर की तरफ। ये क्वेश्चन है साइन 15 इंटू सेक 75 फिर कॉस 15 इंटू कोसेक 75 को कैसे सॉल्व करेंगे। आइए इस क्वेश्चन को देखा जाए कैसे करते हैं इसको। इस साइन को हम लोग कॉस में चेंज करते हैं। क्वेश्चन आपका है साइन 15 इंटू सेक 75 प्लस कॉस 15 इंटू कोसेक 75। इसको क्या करते, इसको चेंज करते हैं या इसको चेंज करते हैं। आइए साइन को राइट देखते हैं। सेक को चेंज करेंगे, इसका आएगा फिर से मैं इसको बता रहा हूं, साइन 15 है, सेक 75 को चेंज करना है तो सेक को चेंज करेंगे तो कोसेक में चेंज होगा, ये आ जाएगा कोसेक 15। ठीक है, यहाँ cos 15 को रहने देते हैं और कोसेक 75 को चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा सेक 15। अब कोसेक ये साइन 15 है, अब कोसेक को 1 बाई साइन लिख सकते हैं, 1 बाई साइन 15। ये cos 15 है और सेक को 1 बाई cos 15 लिख सकते हैं। इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 1 प्लस 1 यानी 2। आपका राइट ऑप्शन ए होगा। तो 43 का आंसर हुआ ए। अब आते हैं 44 नंबर। कॉट स्क्वायर 45 का वैल्यू 1 होता है और 1 प्लस 1 2 और 2 का स्क्वायर 4। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारा, ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका राइट आंसर होगा। कैसे मैं आपको बताऊं, क्योंकि कॉट 45 का वैल्यू 1 होता है तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 और टोटल का स्क्वायर, तो 1 1 2 का स्क्वायर 4। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 ये कहता है कि √2 cos 2 थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आपको बताना है थीटा का वैल्यू। क्वेश्चन आसान है। कैसे, ये √2 cos 2 थीटा माइनस 1 उधर गया तो प्लस 1, तो यहां से cos 2 थीटा इक्वल टू 1 बाई √2। तो cos 2 थीटा 1 बाई √2 किसका वैल्यू है, cos 45 का। तो 2 थीटा इक्वल टू 45, तो थीटा इक्वल टू कितना आएगा 45 बाई 2, मतलब 22 इंटीजर 1 बाई 2। इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हुआ। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। 46 साइन 60 अपॉन cos 60 इंटू cos 60। तो साइन 60 बाई cos 60 का वैल्यू हो गया tan 60। साइन बाई cos tan होता है, यहाँ पहले से cot 60 है तो tan और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, कट जाएगा। इसलिए इस हिसाब से इसका ऑप्शन नंबर बी 1 आंसर आएगा। अब आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन की तरफ। साइन 5 प्लस साइन स्क्वायर 5 का वैल्यू 1 दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है cos स्क्वायर 5 प्लस cos के पावर 4 है। कैसे फाइंड करते हैं, ये गिवन है तो साइन 5 इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर 5 इक्वल टू साइड जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 5। तो साइन 5 इक्वल टू कितना आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर 5 इक्वल टू cos स्क्वायर 5। ये हमारा गिवन था। अब इसका वैल्यू फाइंड करना है हमको। किसका वैल्यू फाइंड करना है, हमको फाइंड करना है cos स्क्वायर 5 प्लस cos टू दी पावर 4 5। ऐसे फाइंड करेंगे भाई, ये cos स्क्वायर 5 को cos स्क्वायर 5 रखिए, अब cos के पावर 4 को हम cos स्क्वायर 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ध्यान रहे एंगल का स्क्वायर नहीं होता, उसके न्यूमेरिकल रेशियो का स्क्वायर होता है। तो cos स्क्वायर से स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा, cos के पावर 4 आ जाएगा। तब क्या करेंगे, ये cos स्क्वायर 5 है और cos स्क्वायर 5 का वैल्यू हम पहले से फाइंड करके रखे हैं sin 5, तो यहाँ पे आप sin 5 रख लीजिए और फिर इसका स्क्वायर ऑलरेडी बार वाला स्क्वायर है। तो cos स्क्वायर 5 प्लस sin स्क्वायर 5 का वैल्यू 1। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। अब आते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 48 ये कह रहा है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर 90 माइनस अल्फा का वैल्यू क्या होगा। ये आसान सवाल है। ये साइन स्क्वायर अल्फा और साइन 90 माइनस अल्फा मतलब cos अल्फा, ये cos स्क्वायर अल्फा हुआ। अभी 3 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा का वैल्यू 1, आंसर 3 आया। तो हमारा राइट आंसर सी हुआ, 48 का आंसर सी हुआ। अब आते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन है यदि साइन ए बराबर ए प्लस बी तो tan ए का वैल्यू फाइंड कीजिए। पीबीएच का कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे। साइन ए का वैल्यू ए बाई बी दिया है,
यानी परपेंडिकुलर ए हुआ, बेस सॉरी हाइपोटेनस बी हुआ, और tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लंब बटा कर्ण, लंब बटा आधार। तो आधार लंब आपका परपेंडिकुलर ए तो है ही, पर आधार निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो एच आपका बी है, तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इस हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अब आते हैं आखिरी सवाल 50 नंबर क्वेश्चन कि tan अल्फा वैल्यू 1/√2 दिया है, 1/√5 दिया है, तो सेक अल्फा का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। सिंपल सा फंडा है कि tan अल्फा का वैल्यू 1/√5 दिया है, तो सेक अल्फा का वैल्यू फाइंड करने के लिए सेक अल्फा इक्वल टू होता है √1 प्लस tan स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो 1 प्लस tan अल्फा का वैल्यू 1/√5, तो 1/√5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करेंगे तो 6/5 हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। आज के लिए 50 प्रश्नों को मैं रहने देता हूं। अगर आपको मेरा ये क्लास अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे का भी आएगा बोलते। अगला 50 प्रश्न कल हम लोग फिर जारी करेंगे। बाकी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।